आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत सबसे पहले केपलर के ग्रहीय गति के नियम देखेंगे। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम दिया है, जिन्हें उन्हीं के नाम से केपलर के ग्रहीय गति नियम कहते हैं। इसका पहला नियम है केपलर का प्रथम नियम, या इसी को कक्षाओं का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। चित्र में इसको समझ सकते हैं कि एस सूर्य है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो ए बी सी डी ई एफ एक चक्कर लगा रहे हैं। इसके नाभिक पर एस और एस डैश है, जिसमें से एक नाभिक एस सूर्य पर स्थित होता है। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है, अतः पृथ्वी की कक्षा भी दीर्घवृत्तीय होती है। इस कक्षा के अलग अलग बिंदु से सूर्य की दूरी अलग अलग होती है और पृथ्वी का परिभ्रमण काल 1 वर्ष का होता है। जब पृथ्वी सूर्य के समीप होती है तो गर्मी, और जब दूर होती है तो हमें ठंड का आभास होता है। इसे केपलर के गति का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहते हैं। केपलर के गति संबंधी जो दूसरा नियम है, इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं एस एक सूर्य है और यहाँ सी डी और के बीच में जो क्षेत्रफल बना है वही क्षेत्रफल अन्य दूरियों के बीच भी बनता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हुए किसी समय अंतराल में अगर कोई ग्रह बिंदु ए से बी तक जाती है या सी से डी तक जाती है या ई से एफ तक, तो जो क्षेत्रफल होगा एस ए बी का या एस सी डी का या एस ई एफ का, ये सभी आपस में बराबर होंगे। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल डेल ए अर्थात अर्ध क्षेत्रफल। तो इस नियम के अनुसार इसको लिख सकते हैं डेल ए अपान डेल टी इज इक्वल टू एक नियतांक, अर्थात समय के साथ साथ इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस समीकरण को इस नियम का गणितीय रूप कहते हैं और इससे स्पष्ट है कि बिंदु ए से दूर है, अतः ई एफ छोटा होगा ए बी से, अर्थात जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो कक्षीय चाल कम होता है और जब वह सूर्य के पास होता है तो कक्षीय चाल अधिक होता है। इस प्रकार क्षेत्रफलों के नियम को कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्ष कहा जा सकता है, जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। मान लेते हैं कि किसी समय टी में कोई ग्रह बिंदु सी पर है, जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर आर है, द्रव्यमान एम, रेखीय संवेग वेक्टर पी और कोणीय संवेग वेक्टर एल है। यदि यह सूक्ष्म समय अंतराल में डेल टी में बिंदु डी डैश पर पहुंचता है तो इससे त्रिज्या सदिश डेल ए क्षेत्रफल तय करेगा। इसलिए क्षेत्रफल डेल ए बराबर त्रिभुज एस सी डी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसलिए 1/2 एस सी इंटू सी डी। एस सी का मान चित्र में आप देख सकते हैं त्रिज्या के बराबर है और सी डी वी इंटू डेल टी के बराबर। पक्षांतर करेंगे तो डेल ए अपान डेल टी इज इक्वल टू हाफ आर इंटू वी, अर्थात 1/2 एम आर इंटू एम इंटू वी। एम का अंश और हर में गुणा कर दिए। इस प्रकार जो ऊपर में आर एम इंटू वी का मान आया वो कोणीय संवेग एल के बराबर है, इसलिए एल अपान 2m जो कि एक नियतांक के बराबर होता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में जो क्षेत्रफल है वह नियत रहता है। यह है केपलर का गति का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम, जिसको आवर्तकाल का नियम कहते हैं, इसके अनुसार किसी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि
ग्रह का परिभ्रमण काल या आवर्त काल को टी लें, सूर्य से ग्रह की दूरी को आर लें, तो इस नियम के अनुसार टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दीर्घवृत्तीय कक्षा में आर का मान अर्ध दीर्घ अक्ष ए के लगभग बराबर होता है, अतः इस नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहाँ आर के जगह में ए का प्रयोग किए और समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक के का गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यूब यह केपलर के गति का तृतीय नियम का गणितीय रूप है। तो इस प्रकार ये केपलर के ग्रही गति के तीनों नियम हो गए।